इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। यह कोर्स आरएस भर्ती परीक्षा 2026 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसे विकास सर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने नए पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जो आपकी मेंस की तैयारी के लिए कारगर है। आरएस मेंस 2026 का संपूर्ण कोर्स सर्मिक एकेडमी के ऐप पर अवेलेबल है। हाँ जी, नमस्कार। सेरेमिक एकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। एक बार ऑडियो वीडियो बता दो, सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? गुड इवनिंग। सब ओके है ना? चलो ठीक है। तो आज एक नई शुरुआत की हमने आप लोगों के साथ और आरएस मेंस का टारगेटेड बैच शुरू किया है। इससे पहले भी हम एक मेंस का बैच करवा चुके हैं, जिसका रिज़ल्ट अभी फाइनल आना बाकी है। तो इस बार थोड़ा-सा और एक यूँ कह सकते हैं कि और रिफाइंड फैक्ट्स के साथ और एक और जज्बे और जुनून के साथ हमने फिर से एक बार ये टारगेटेड मेंस का बैच शुरू किया है और होपफुली सारा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और बाकी तो जैसे कि अपना जो पीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आपने सबने देखा ही होगा। तो मेहनत तो सभी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, आपको भी करनी है, हम तो कर ही रहे हैं हमारे स्तर पे। कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक नज़दीक पहुँचा जा सके, जैसा कि आरपीएससी सोच रही है या करना चाह रही है, तो जितना नज़दीक पहुंच सकते हैं उतना नज़दीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखो, परफेक्ट तो रिपीट हो रही है आवाज़। सर वॉइस डबल आ रही है, क्या दिक्कत है? अच्छा, जिसके डबल आ रही है वॉइस, वो एक बार रिफ्रेश करके फिर से ऑन कर लो या फिर देख लो। जैसे मेरे हिसाब से तो शायद ठीक चल रहा है अभी। हमने यहाँ पे भी चला रखा है। अब एक बार बता दो। ऑडियो वीडियो एकदम एक बार चेक कर लो फिर से, डबल तो नहीं आ रही वॉइस। ऑल ओके, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे, भूल गए, पता नहीं कहाँ क्या बात कर रहे थे। हाँ, ऐसा ऐसी कुछ बात कर रहे थे कि जहाँ तक आरपीएससी पहुँचना चाह रही है उतनी तो कोशिश अपन कर रहे हैं। बाकी देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता। फिजिक्स भी ये कहता है कि कोई भी बॉडी होती है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती। तो उस प्रकार से परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन अपन कोशिश कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचने की कि जिस प्रकार से ट्रेंड है या पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स का एनालिसिस करके हम ये देख सकते हैं कि आखिर जो आरपीएससी है उसकी किस प्रकार की मंशा है, क्या पूछना चाह रही है, क्या हमसे डिमांड करना चाह रही है, या उनकी हमसे क्या डिमांड है, क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना अ, ज़रूरी है वैसे तो, लेकिन कोशिश की जा सकती है। तो बस वही कोशिश है, एक प्रयास है हमारा आप लोगों के साथ। आप लोग भी प्रयास करें, हम तो कर ही रहे हैं। तो आप लोगों का साथ रहेगा तो सब अच्छा ही अच्छा होगा और होपफुली सब कुछ बढ़िया होगा। इस चीज़ का एक गारंटी या फिर ये सब चीज़ें तो नकारात्मक शब्द होते हैं, लेकिन इतना आश्वस्त कर देना चाहते हैं हम आपको कि जो भी होगा सब अच्छा होगा। ठीक है? तो जैसे कि आपको पता ही है, एक पेपर 3 में अपना एक यूनिट है जिसे हम कहते हैं लॉ, विधि, कानून। तो लॉ और विधि, उसका वेटेज भी बढ़ा दिया गया है। वेटेज भी बढ़ा दिया गया है। पहले 20-20 नंबर के हुआ करते थे, 20 का लॉ हुआ करता था। इसके साथ ही अगर अपन बात करें तो पिछली बार से लेके अब में थोड़ा सा चेंज ये किया है कि जो स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा कम किया गया है, या फिर यूँ कह सकते हैं एकदम नए के बराबर सा ही कर दिया, उसको हटा भी दिया। तो पेपर 3 में जब अपन बात करते हैं लॉ की, तो लॉ के साथ सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर है। लॉ के साथ बिहेवियर है, पहले हुआ करता था स्पोर्ट्स एंड योगा, वो इस बार नहीं है। तो जो स्पोर्ट्स एंड योगा के जो क्वेश्चंस थे या फिर जो मार्क्स थे या फिर जो वेटेज था, वो वो मार्क्स शिफ्ट हो चुके हैं किसमें, बिहेवियर और लॉ में। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ अब पहले से ज़्यादा नंबर का आएगा। एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के इस सेशन की है कि लॉ का वेटेज बढ़ गया है, और लॉ का वेटेज बढ़ा है इस वजह से थोड़ा सा सिलेबस भी थोड़ा सा बढ़ा है उसमें। और सिलेबस में ऐप बंद करके वापस चलाने से क्लियर हो जाती है वॉइस, ठीक है। तो जैसे ही मार्क्स बढ़े हैं लो के, तो लो के मार्क्स के साथ साथ उसमें थोड़ा सा सिलेबस में भी इंक्रीज हुआ है। जैसे कि अपन ने बात कर रहे थे कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज है, नवीन आपराधिक कानून है, वो इस बार जोड़ दिए गए।
और जो पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है 5 तारीख वाला हो चाहे तो 6 तारीख वाला हो, दोनों ही एग्ज़ाम में दो दो क्वेश्चन पूछे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही जो आईपीसी और जो सीआरपीसी थे, जो कॉलोनियल जो लिगेसी था, या फिर यूँ कह सकते हैं जो औपनिवेशिक विरासत के तौर पे हमें जो दो कानून मिले थे, तीन मिले थे, आईपीसी, सीआरपीसी और बीएसए, उसको कहते थे अपन इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इनका स्वदेशी स्वरूप हमें मिल चुका है, किसके रूप में? बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों एक्ट के तहत हमें क्या मिल चुका है? पुराने जो आपराधिक कानून है उनका स्वदेशी स्वरूप मिल चुका है। अब जैसे ही ये 2023 में लागू हुए, तो पहले तो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं थे, लेकिन जैसे ही 2023 में लागू हुए तो पीएसआई में भी जुड़े, और अब आरएस मेंस के लॉ में भी ये ऐड हो चुके हैं। तो मान के चलो कि यहाँ से 5-5 नंबर के दो क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आप लोगों को सबको मैक्सिमम अधिकतर को पता ही होगा कि एग्ज़ाम भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज नहीं कहेंगे उसको, अपडेट हुआ है। सिलेबस अपडेट हुआ है, थोड़ा सा और अच्छे से लिख के दिया है। पहले क्या था कि सिर्फ बिखरे हुए से प्रावधान हुआ करते थे, ऐसे लिखा होता था राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन से संबंधित प्रावधान है। इसके अलावा कुछ एक्ट हुआ करते थे, जैसे महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण कार्यस्थल पर, इसके अलावा घरेलू हिंसा से संरक्षण महिलाओं का। तो ये सब चीज़ें पहले सिर्फ इतना नाम नाम लिखा होता था। इस बार इन्होंने क्या कर दिया, धाराएं लिख दी, सेक्शंस लिख दिए। जैसे आरटीआई की बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें 1 से 20 तक की धाराएं लिख दी। अब क्या है, पहले क्या हुआ करता था, पहले अपने अपने मन से कि हमें जो लगता था कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर ये धाराएं आ सकती थी, वो तो हम पढ़ लेते थे, वो तो लिख लेते थे, राइट। लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि 1 से लेके 20 तक आपको पढ़नी है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये काम ठीक कर दिया, एटलीस्ट इन्होंने हमें बता दिया कि हम 1 से लेके 20 तक की धाराएं पढ़ने वाले हैं। 21 नहीं आएगी, 22 नहीं आएगी, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 30 तक। मतलब 21 से लेके 30 तक नहीं पढ़नी। ये बहुत अच्छी चीज़ कर दी। पहले क्या होता था, समझ नहीं आता था कि कहाँ से कहाँ तक पढ़े। 30 भी आ सकती है, 27 भी आ सकती है, 25, 22, 23 जो भी है। अब इन्होंने ये कह दिया कि नहीं, आपको 1 से लेके 20 तक की पढ़नी है। यहाँ तक ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा अपडेट ये हुआ है सिलेबस में कि बहुत अच्छे से लिख के दे दिया, बहुत अच्छे से डिफाइन करके दे दिया, बहुत अच्छे से डिफाइन करके दे दिया। तो ये हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही बहुत सही चीज़ हुई है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्कीम ऑफ एग्जाम्स की बात करें, तो पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन हुआ करते थे, वो हट चुके हैं। अब 2-2 नंबर के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब जो 15 शब्दों में लिखाया जाता था वो अब नहीं आएंगे। अब आएंगे 50 शब्दों में, और पहले जो 100 शब्दों में लिखना होता था वो अब आएगा 150 शब्दों में। तो आज के इस सेशन की दो महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो ये है कि लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका वेटेज बढ़ चुका है, उसका वेटेज बढ़ चुका है, इसके मार्क्स भी इंक्रीज हो चुके हैं, और इसके साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो गए हैं। इसके अलावा सिलेबस भी अपडेट हो गया, सिलेबस इंक्रीज भी हुआ है, सिलेबस भी इंक्रीज भी हुआ है। इसमें एक जो एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट, पहले हुआ करता था चाइल्ड लेबर एक्ट। इसके अलावा एक हुआ करता था पोजेशन है, ओनरशिप है, लीगल राइट है, लीगल ड्यूटीज है। वो सारा टॉपिक हट चुका है, वो कंप्लीट टॉपिक ही हटा दिया इन्होंने। तो दो चीज़ हटी, लेकिन दो वापस ऐड कर दी। लेकिन ये इतनी ज़्यादा वाइड नहीं थी जितनी कि बीएनएस और बीएनएसएस है। तो इन्होंने कम तो किया है, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव में अगर अपन बात करें तो बढ़ा भी ज़्यादा दिया। तो एक तो लॉ में क्या हुआ है, लॉ में मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं, और सिलेबस अपडेट हुआ है। सिलेबस में कुछ हटाया है और कुछ बढ़ाया है, और जो हटाया है वो तो अपने को क्या ही याद रखना है, जो इंक्रीज किया है या जो एड ऑन किया है वो है बीएनएस और बीएनएस। बीएसए फिर भी नहीं जोड़ा। ठीक है सर, लॉ के नोट्स न्यू है क्या, कुछ चेंज है क्या, या फिर पुराने ही है? नहीं क्या सुनील, नहीं सुनील, लॉ के नोट्स से जीरो से प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, और आपको जैसे जैसे क्लासेस होगी वैसे वैसे आपको एक बार तो पीडीएफ देंगे, क्योंकि एक साथ सारा लिख देना फिजिबल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्लासेस होगी वैसे वैसे आपको पीडीएफ देंगे। अब थोड़ा सा आपको एफर्ट इतना सा करना है कि वो जो 5-6 पेजेस होंगे, दो चार, 4-5 या 4-5-6, 4-5-6 पेजेस होंगे हर एक एक्ट के, उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। बस इतना सा एफर्ट आपको करना है। तो इतना सा एफर्ट आप कर लेंगे तो बाकी ठीक है। अब अपन ये सोचें कि पहले बुक तैयार करें और फिर उस बुक को दें और फिर पढ़ें, तो देखो सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती। जब अपन कुछ नई शुरुआत करते हैं ना, तो उसमें समय लगता है।
लेकिन ये मान के चलो कि जब कोई नई शुरुआत होती है तो बहुत अच्छी शुरुआत होती है। ठीक है सर, प्लीज़ क्लास में लिखा देना। ठीक है, लिखा देंगे। तो ये वाली चीज़ है। अब एक बार थोड़ा सा सीधा तो अब कई लो पढ़े, आज तो वैसे भी इंट्रोडक्शन ही है एक तरीके से। और इंट्रोडक्शन तो अब बार बार तो क्या ही देना है। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता और भी अच्छी बात है। तो अनजान से भी पढ़ना अच्छा ही होता है, वैसे पता ही नहीं चले कौन क्या है क्या नहीं है। और जब तक काम खत्म हो जाए तब अगर उसके बाद अब पहचानने में आए भाई कौन पढ़ा के गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और थोड़े दिन बाद में ये सब चीज़ें मायने भी नहीं रखती कि कौन पढ़ाया, किसने पढ़ाया, कैसा पढ़ाया। ये मायने रखता है भाई हमारा काम हो जाना चाहिए। सीधी सी बात ये है कि जो चीज़ हम पढ़ी है, किसी से भी पढ़ी है, हमारा काम हो जाना चाहिए। सर रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराओ, करवा देंगे। रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराओ, करवा देंगे। मतलब कौन सी रिकॉर्डेड क्लास? अगर हैंड रिटन नोट्स है या फिर बुक? सर हमें नोट्स रेडी करने हैं या कॉन्सेप्ट क्या है, कंटेंट प्रोवाइड होगा? दोनों ही चीज़ें होंगी। मैं आपको कुछ चीज़ें बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, वो तो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे होंगे, वो तो आपको लास्ट में देख के जानी है। आजा सर, जो एक्स्ट्रा पूछना है पूछ लो, बाद में 1 सेकंड नहीं करने वाले एक्स्ट्रा बात। ठीक है। ऑडिट एंड अकाउंट की प्रिंटेड है। अब सुनो, देखो मेरे को जितना समझ में आ रहा है आप क्या पूछना चाह रहे हो, सुन लो एक बार, 2 मिनट। आप जो पूछना चाह रहे हो, एक तो नोट्स पूछना चाह रहे हो। पहली बात तो ये है कि आपके जो डाउट्स है वो कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगे। बट आपकी संतुष्टि के लिए मैं बोल देता हूँ, हालांकि मैं इतने ये पढ़ता पढ़ता नहीं हूँ मैं, ये क्या कहते हैं इनको, कमेंट वगैरह। सर आप सर आपने स्टेट पॉलिटी में क्या उसके द्वारा शायद मिनिस्टर की। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, हो सकता है कोई छोटा सा मिसप्रिंट रहा होगा कि जैसे मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, और जो मिनिस्टर्स हैं उनको गवर्नर दिलाता है। हाँ तो ठीक है, वो छोटा सा कोई लिखने में मिस्टेक हो गई होगी। चलो ठीक है। हाँ, जितना मेरे को समझ में आ रहा है आप जो पूछना चाह रहे हैं वो एक तो है नोट्स। एक तो नोट्स है, तो नोट्स से मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक तो ये है कि आपको जैसे क्लासेस के साथ ही पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, जैसे मान लो अभी, मान लो किसी दिन अपन आईटी एक्ट पढ़ रहे हैं, किसी दिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, आईटी एक्ट पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पढ़ रहे हैं। तो जब उसकी क्लास शुरू होगी उससे पहले, एक दिन पहले आपको क्या है, उसकी पीडीएफ हम अपलोड प्रोवाइड करवा देंगे। उसकी पीडीएफ हम क्या करेंगे, अपलोड करवा देंगे। अब इतनी सी मेहनत करनी है कि इसकी पीडीएफ निकालनी है आपको। अच्छा, फिर बाद में कल को बुक आ जाए तो बुक के चक्कर में मत रहना। ये जो पीडीएफ है, ये जो आपने इसका प्रिंट आउट निकलवाया है, इसी में ऐड ऑन कर लेना, और लास्ट में जाके इनको संभाल के रखना, इन्हीं को कंपाइल कर लेना, वही आपकी बुक है। और ये ज़्यादा अच्छी रहेगी, अभी मैं बता देता हूँ। जो पीडीएफ हम आपको डालेंगे वो ज़्यादा ठीक रहेगी कंपेरेटिवली बुक के, क्योंकि बुक को फिर और हम थोड़ा सा और छोटा करना या फिर उसके पेजेस कम करने के चक्कर में कुछ चीज़ें हटाएंगे। तो इसलिए इसलिए ये है कि जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी उसमें डिटेल्ड होगा, ये ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये पीडीएफ आप निकलवा लेना। ठीक है, एक तो ये हो गया कि नोट्स। दूसरी चीज़ है लिखवाना। तो देखो लिखवाना ऐसा है, जैसे जो अपन बोर्ड पे पढ़ेंगे वो आपको लिखना है, मैं लिखने का आपको समय दूंगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको लिखना है, ज़रूरी है लिखना। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स देना सर, नोट्स देंगे, पीडीएफ देंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, लिखवाएंगे, एक एक चीज़ करवाएंगे। रुक तो जाओ तो थोड़ा सा। कल की पीडीएफ आज दोगे कैसे? कल की पीडीएफ हाँ एक दिन पहले दे देंगे। लिखवाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। एक बार पूछ लो भाई, पूछ लो और पूछो, करो करो मैसेज करो। लिखवाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है कम लिखवा, मतलब ऐसे बता देंगे, थोड़ा साथ साथ लिख लेना। और बताओ, एक बार पूछ लो जो भी डाउट्स है, फिर थोड़ा सा अपन सिलेबस करते हैं डिस्कस। लिखवाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, लिखवाने में टाइम ख़राब होगा, ठीक है सर। रिकॉर्डेड क्लास दोगे क्या? रिकॉर्डेड कौन सी रिकॉर्डेड क्लास की कोई पूछा है क्या है? लाइव रिकॉर्ड में मिलेगी क्या? कल की आज डाल डलवा दो सर, ठीक है सर। पीडीएफ वेस्ट है सर, फ्लो में पढ़ाते हैं वही अच्छा लगता है, ठीक है हो गया सर, पढ़ाओ सर। चलो ठीक है सर।
सिलेबस डिस्कशन शुरू करो सर। ओके। सर मेंस के बाद 1 साल बाद तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सही टाइम पे शुरू कर दिया आपने। पीडीएफ दे देना, ठीक है। ठीक है, वो सारी क्लासेस वो जो लाइव नहीं ले पाई वो तो अपलोड हो ही जाएगी, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट से काम हो जाएगा क्या पेपर में? हो जाएगा, हो जाएगा, नोट से काम हो जाएगा सर, बट कुछ पढ़ाना था मगर अभी कुछ याद नहीं आ, पूछना था, अच्छा याद नहीं आ रहा। अब चलो, मैं थोड़ी देर आपके ये मैसेज नहीं देख रहा, जितना मुझे समझ में आया आपके जो 2-3 डाउट थे, एक तो नोट्स को लेके डाउट थे। अब एक बार थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ इसको, ये चैट बॉक्स को। ठीक है, अभी कोई मैसेज नहीं दिख रहा मेरे को। देखो, एक दो एक तो डाउट आपका है नोट्स का, कि भाई नोट्स, तो नोट्स मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे क्लासेस होगी वैसे पीडीएफ देंगे, आप ये सोचो कि आज की आज ही किताब अपलोड कर दें, तो किताब अपलोड नहीं होगी, टाइम लगेगा उसमें, एक चीज़ तो ये है। और आज की आज किताब अपलोड करने से कोई सेंस भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे से पढ़ेंगे तो जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे पीडीएफ तैयार होगी। हालांकि कंटेंट पहले से तैयार है, लेकिन उसको टाइप करवाना, उसमें और ऐड ऑन करना, करंट से उसको रिलेट करना, ये सारी चीज़ें अपने को करनी है, क्योंकि ऐसे अभी सारा कुछ दे देना और फिर बाद में अपन पीछे रह जाएं, अपडेट नहीं रह पाए, तो ये कोई सेंस नहीं है मेरे हिसाब से। ये चीज़ आप मेरे पे छोड़ दो। एक है लिखवाने वाली, कि लिखवाना है कि नहीं है। देखो, जो बोर्ड पे पढ़ोगे आप वो आपको लिखना है, और मैं समय दे दूंगा, और थोड़ा सा आप वेट कर लो, आज आज का टाइम है बस। कल आपको सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट है वो अपने आप ही क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ये कह रहे हो कि जो लाइव क्लास जो नहीं ले पा रहे वो अपलोड, तो हाँ, तो वो तो अपलोड हो जाएगी, वो तो अपलोड हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और और क्या पूछ रहे थे आप? बस लगभग आपके ये डाउट थे। अब काम की चीज़ सुन लो। आपके पेपर है 4 टोटल, आर एस में। आर एस मेंस टोटल पेपर है 4। टोटल पेपर कितने हैं? 4। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता एक बार देख लो, क्योंकि मेंस का बैच है और पहली पहली क्लास है आज, इस वजह से। पेपर 1, ये टोटल आपके हैं 200 इंटू 4 बराबर 800 नंबर के, 800 मार्क्स के, यहाँ तक ठीक है। पेपर 1 में आपको मिलेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री चाहे तो वो इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, विश्व का इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री, और राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर प्लस आर्ट एंड कल्चर। एक तो यूनिट 1 तो ये है आपकी। यूनिट 2 में है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में भी कौन सा? तीनों। कुछ टॉपिक वर्ल्ड इकोनॉमी के है, कुछ इंडियन इकोनॉमी के है, और राजस्थान इकोनॉमी तो है ही। ये है आपकी यूनिट 2। इसके अलावा यूनिट 3 में आपको मिलेंगे, एक तो सोशियोलॉजी समाज शास्त्र, जो तो सर पढ़ाएंगे, समाज शास्त्र एक। एक आपको मिलेगा प्रबंधन, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, और एक टॉपिक है वो है अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये है आपका पेपर 1 और 200 नंबर का है। कितने नंबर का है? 200 नंबर का। 200 नंबर का आपका पेपर है, पेपर 1। टोटल 800 के, और 200 इंटू 4 800 नंबर के, ये 200 नंबर का पेपर है। पेपर 1 में आपको, यूनिट 1 में आपको हिस्ट्री मिलेगा, इंडियन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट आर्ट एंड कल्चर। यूनिट 2 में आपको मिलेंगे जो 3 टॉपिक है, तो इकोनॉमी, इकोनॉमी में वर्ल्ड इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, और राजस्थान इकोनॉमी है। इसके अलावा जो यूनिट 3 है उसमें समाजशास्त्र है, मैनेजमेंट है, अकाउंट्स एंड ऑडिट है। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, प्रबंधन, अकाउंट एंड ऑडिट, लेखांकन व अंकेक्षण।
ये है पेपर 1। पेपर 2 देख लो। पेपर 2 में जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 इसमें आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स। यूनिट 2 में है जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक, या फिर यूँ कह सकते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, ठीक है। जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी। यूनिट 3 में है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी भी इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। ये है आपका पेपर 2। कितने नंबर का? 200 नंबर का। ये भी 200 नंबर का। अब है पेपर 3। पेपर 3 में आपको यूनिट 1 में मिलेगा लोक प्रशासन, जिसे हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 1। यूनिट 2, यूनिट 2 में आपको देखने को मिलेगा, नहीं इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें यूनिट 2 में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें है पॉलिटी प्लस आईआर, और इसमें स्टेट पॉलिटी का भी थोड़ा सा पोर्शन है। स्टेट पॉलिटी यूनिट 1 में है पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और स्टेट पॉलिटी का भी एक यूनिट अलग से जुड़ी है, इसी बार जुड़ी है वो, ठीक है। यूनिट 2 में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम कहते हैं लोक प्रशासन। लोक प्रशासन लोक प्रशासन और फिर बाद में है यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको मिलेंगे 2 सब्जेक्ट। पहले 3 हुआ करते थे, अब हो गए 2। तो पहले 6 छोटे सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब 5 छोटे सब्जेक्ट हैं। और इसमें से यूनिट 3 में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लॉ और बिहेवियर। पहले बिहेवियर लिखा हुआ है और उसके बाद में लिखा हुआ है लॉ, विधि। तो जो अपने को पढ़ना है वो है विधि, लॉ। पेपर 3 यूनिट 3 का पोर्शन है लॉ, विधि, इसे कहते हैं विधि और लॉ। पेपर 4 में पहले से थोड़ा सा चेंज है। पेपर 4 में है हिंदी। पहले 120 नंबर की हुआ करती थी, अब 30 + 30 + 30 90 है। पहले इंग्लिश हुआ करती थी 80 नंबर की, और अब इंग्लिश होती है 70 मार्क्स की। तो ये जो 90 और 70 160, अब बच के जो 40, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ जुड़ी है, सर ही पढ़ाएंगे वो आपको। हम अपने लिए बहुत अच्छी बात है, वो है एस निबंध, और वो है 40 मार्क्स का, 40 नंबर का। फिर से देख लो एक बार। सिलेबस आपको याद होना चाहिए। सिलेबस अगर आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट कौन से पेपर में है और कौन सी यूनिट में है, ठीक है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं आरएस मेंस। टोटल पेपर कितने? 4, 200 × 4 800। पेपर 1 में है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। यूनिट 2 में है इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी। यूनिट 3 में है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। दूसरा है मैनेजमेंट प्रबंधन, और तीसरा अकाउंट्स एंड ऑडिट। पेपर 2 में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, प्रशासनिक नीति शास्त्र। वेटेज भी बढ़ा दिया और सिलेबस भी अपडेट कर दिया, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसके अलावा है जनरल साइंस, जनरल सामान्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी तकनीकी, सामान्य विज्ञान और तकनीकी। और यूनिट 3 में है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। यहाँ तक ठीक है। फिर है पेपर 3 की यूनिट 1 में लिखा हुआ है पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, आईआर, स्टेट पॉलिटी और समसामयिक मुद्दे भी जुड़े हुए हैं इसमें, समसामयिक मुद्दे। और यूनिट 2 में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। यूनिट 3 में लिखा हुआ है बिहेवियर और लॉ, और जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है लॉ। अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है लॉ, ठीक है। पहले यहाँ पे 3 हुआ करते थे, अब 2 हो गए। अब ये बताओ आप मुझे, तो पहले यहाँ पे 3 हुआ करते थे और टोटल नंबर थे 60, 20 20 20।
अब इन दोनों के 55 नंबर हो गए, कितने, दोनों को मिला के 55 नंबर हो गए। तो अब ये मान के चलो कि 55 हो गए, मतलब 3 के 2 में शिफ्ट हुए, तो मार्क्स बढ़ गए। तो मार्क्स बढ़े तो थोड़ा सा सिलेबस भी अपडेट हो गया, महत्वपूर्ण टॉपिक है, नंबर बढ़ चुके हैं इसके, मार्क्स से बढ़ चुके हैं, वेटेज भी बढ़ चुका है। तो पहले आपके पास जो नोट्स थे, एक और आपके सवाल का जवाब जिसने किसी ने भी पूछा था कि पुराने नोट्स सफिशियंट है क्या, पुराने नोट्स सफिशियंट है या नहीं है वो तो बाद की बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो नए नोट्स बनेंगे वही आपको पढ़ने हैं। वो जो पुराने वाले नोट्स थे अपने, वो 2024 आरएस मेंस के हिसाब से थे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अब आरटीआई, अगर आपके पास पुराने नोट्स है तो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आप खोल के देखें, उसके अंदर अपने अपने मन से कर रखा है कि अपन कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। अब इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि आपको धारा 1 से लेकर 20 तक पढ़नी है, खत्म बात, बस। तो इसलिए क्या है, पुराने नोट्स में एड ऑन, अब एड ऑन भी करेंगे तो सिस्टमेटिक एड ऑन नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा तो ये मानना है, मेरे हिसाब से वो जो पुराने नोट्स है, अच्छी बात है आपको रट रखे हैं, आपने उनको याद किया है जो भी है, लेकिन अब जो नए नोट्स आएंगे उसके हिसाब से आप अपनी जो तैयारी है उसको आगामी रूपरेखा देवें, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक है। फिर है देखो हिंदी, हिंदी पहले 120 नंबर की हुआ करती थी, यहाँ से 30 नंबर कम कर दिए। ठीक है। और इंग्लिश पहले 80 नंबर की हुआ करती थी, यहाँ से 10 नंबर कम कर दिए। तो 30 तो यहाँ से कम करे, 10 यहाँ से कम करे, तो 30 और 10 मिला के 40 नंबर का क्या कर दिया, निबंध। और निबंध में अच्छी बात यह है कि इन्होंने टॉपिक डिफाइन करके दे दिए कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इनसे संबंधित ही आपसे निबंध लिखवाया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, इसको एक बार देख लो, और मेरे हिसाब से तो आपको लिखना, अब जैसे आप ये कहेंगे कि लिखवाओगे क्या, तो अब ये है, जैसे मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि ये पेपर 1, या तो मैं आपको देखो ऐसे लिखाऊँ कि लिखो पेपर 3, फिर लिखो इकाई 1, फिर मैं आपको कहूँ कि इसको लिखो राज व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो मेरे हिसाब से तो कोई सेंस वाली बात है नहीं। ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब ये वाला ये है, इस एज इट इज़ ऐसे कैसे आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो। तो एक सवाल का जवाब जो आप मेरे से पूछना चाह रहे थे कि क्या सर लिखवाओगे क्या, तो ये बोर्ड पे इस तरीके से पढ़ाया जाएगा और इसको आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखना है। बाकी आपको अगर अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से पढ़ना है तो आपके पास नोट्स पड़े होंगे। ठीक है। अगर नोट्स ही अगर अपन पढ़ के सब कुछ जान पाते तो फिर ये शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं होती। तो मेरे हिसाब से ये जिस प्रकार से अपन पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आपको लिख लेना है, खुद से लिख लेना है। और इसके लिए मैं आपको समय दे दूंगा कि भाई आप इसको यहाँ से लिख लो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे इंडिकेट करके पूछ सकते हो कि बिहेवियर के नीचे क्या लिखा हुआ है या फिर हिंदी के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। ये तरीका रहेगा। ठीक है। और ये काम करेगा, तरीका कर ही रहा है काम, अब तक कर ही रहा है, बढ़िया कर रहा है। तो ये आपका सिलेबस है, इसको एक बार देख लो 1 मिनट के लिए, और अगर लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है। और जब मैं ये कहूँ ना लिखना चाहो तो लिख लो, तो लिख ही लेना। देख लो इसको एक बार, याद कर लो। ये सिलेबस तो नोट करना ही है आपको, सिलेबस नोट कर लो ये। फिर से देख लो एक बार। ये है पेपर 1, पेपर 1, पेपर 1 में हिस्ट्री है, इकोनॉमी है और समाजशास्त्र, मैनेजमेंट, अकाउंट एंड ऑडिट, याद करना आपको ये। फिर पेपर 2 में है एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान। पेपर 3 में है पॉलिटी आईआर, ये सर पढ़ाएंगे। पॉलिटी आईआर स्टेट पॉलिटी का छोटा सा पोर्शन है जो अपन पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा उसको। इसके अलावा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, लो के प्रशासन। फिर है यूनिट 3 में बिहेवियर और लो। ये पहले 3 हुआ करते थे, अब हो गए 2, मतलब 3 के मार्क्स 2 में डिवाइड हो गए, 5 नंबर कम किए, पहले 60 का हुआ करता था, अब दोनों मिला के 55 नंबर के हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का वेटेज बढ़ गया है। फिर पेपर 4 में हिंदी है, हिंदी 90 की है और इंग्लिश 70 की है और निबंध 40 नंबर का है। पहले 120 की हुआ करती थी, -30 हो गए। पहले इंग्लिश 80 नंबर की हुआ करती थी, -10 हो गए। 30 और 10 40 मिला के क्या बता दिया, यहाँ पे बना दिया निबंध। ऐसे अच्छी बात है ये, अपने लिए बहुत अच्छी बात है। ये है आपका सिलेबस। अब एक बार थोड़ा सा, एक बार अब कर दो एक बार मैसेज, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो इसमें सिलेबस में, तो फिर आगे चलते हैं अपन। आंसर राइटिंग करवा देंगे, बिल्कुल, ये अच्छी बात बोली आपने। आंसर राइटिंग का क्या है, तो आंसर राइटिंग आप हमारे ऊपर छोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। राइटिंग स्किल जो है उस पर डिस्कशन, हाँ ये तो मेन रहेगा अपना। तो डेली क्वेश्चन दे दिया करना। ठीक है, डेली क्वेश्चन दे ही रहे हैं, हमेशा से ही दे रहे हैं। ये डेली
क्वेश्चंस वाला ही तो है अपन, ये तो जो रोज़ अपने क्वेश्चन देते हैं वो तो दे ही रहे हैं रोज़ ही। 1-2 दिन में वो प्रोग्राम भी चालू हो जाएगा। यूनिट वाइज मार्क्स भी बता दो सर, थोड़ा और अच्छा हो जाता है। ठीक है, यूनिट वाइज मार्क्स बता देते हैं भाई, ये लो। अब देखते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, जो आप पूछना चाह रहे हो यूनिट वाइज जो मार्क्स है वो देख लो। अब इसको कहते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अभी तक अपन एक चीज़ देखी, ये पूरा सिलेबस है, 4 पेपर हैं, चारों पेपर के कौन कौन सी यूनिट है। 3 यूनिट इसमें, 3 यूनिट इसमें, 3 इसमें है, और 3 चीज़ें इसमें हैं, हिंदी है, इंग्लिश है और निबंध है। ये भी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा देंगे। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, एक बार सिलेबस देख लो। ये 9/1/2026 का अपलोडेड सिलेबस है। इसमें आपके 4 पेपर हैं, 200 200 200, 3 3 3 3 3 घंटे के हैं। ठीक है, पर पेपर 3 आवर्स का है। और कितने नंबर का है? 200 200 200 200, और ये हो गए टोटल 800। क्या है सर, क्वेश्चन से देने से पहले ये बता देना कि 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन को कितनी लाइन में लिखना है, थोड़ा डिटेल में बता देना। 6 लाइन आती है, मतलब 5 लाइन पे से 5 लाइन आती है और 1 लाइन और एक्स्ट्रा मिल जाती है। और पहले 10 नंबर वाले में जैसे क्लास रुक रही है, एक बार रिफ्रेश कर लो भाई, क्लास रुक रही है तो बाकी लोग बताओ क्लास रुक रही है क्या सर? ठीक है, देखो इधर, ये आपके सामान्य अध्ययन 1 2 3 और सामान्य हिंदी व सामान्य अंग्रेजी 200 200 200 800 और 3 3 घंटे की है। ठीक है, नहीं रुक रही, ओके। रिफ्रेश कर लो जिसके रुक रही है। फिर ये आपका है प्रश्न पत्र 1, यूनिट 1, इतिहास, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, भारत का इतिहास, कला संस्कृति, कला संस्कृति, आधुनिक विश्व का इतिहास, तीनों, हिस्ट्री, वर्ल्ड, भारत, इंडिया और राजस्थान। ये एक यूनिट होगी एक। यूनिट 2 में है इकोनॉमी, इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और राजस्थान की इकोनॉमी। यूनिट 3 में है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, इसके अलावा प्रबंधन, मैनेजमेंट, और थर्ड है लेखांकन व अंकेक्षण, लेखांकन व अंकेक्षण, ऑडिट एंड अकाउंट, अकाउंट्स एंड ऑडिट। फिर है पेपर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, प्रशासनिक नीति शास्त्र, ये है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी। फिर यूनिट 3 में है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। फिर है पेपर 3 में है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता, ये डायनामिक्स पूछी है। और एक छोटा सा टॉपिक और है, राजस्थान में राज्य राजनीति और शासन, राजस्थान में राज्य राजनीति और शासन। या तो ये सर पढ़ाएंगे या फिर मैं पढ़ाऊंगा, वो देख लेंगे, सर पढ़ाएंगे या फिर मैं पढ़ाऊंगा, जो भी है ये एक टॉपिक है इसमें, IR, इंडियन पॉलिटी में। पेपर 3 की यूनिट 2 है जो लिखा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है यूनिट 2 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये रहा पेपर 3। और पेपर 3 की यूनिट 2 लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 60 नंबर का इस बार। फिर बाद में है पेपर 3 की यूनिट 3, और इसमें लिखा हुआ है व्यवहार और विधि, और जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो पेपर 3 की यूनिट 3 में लिखा हुआ है, पेपर 3 की यूनिट 3 में। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकला है कि जिसके लिए आज अपन यहाँ पे मतलब खड़े हैं, या फिर आप जो क्लास देख रहे हो, वो अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की यूनिट 3 में लो लिखा हुआ है। तो एक चीज़ आज आपको ये नोट करनी है कि लो कहाँ लिखा हुआ है, विधि कहाँ लिखी हुई है। विधि RS मेंस के पेपर 3 की यूनिट 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, एक चीज़।
और इसके साथ लिखा हुआ है बिहेवियर, और ये है लॉ का सिलेबस। सिलेबस तो अपन थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्कीम ऑफ एग्जाम डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस 1.5 पेज में लिखा हुआ है लॉ का। ये रहा, ये लॉ का जो सिलेबस है, पहले आधे पेज में लिखा होता था, इतनी इतनी सी दूरी में लिखा होता था, और अब क्या है, इसको डिफाइन कर दिया, इसको बहुत अच्छे से लिख दिया, तो ये क्या है, 1.5 पेज में आ गया ये लो। और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, ये लास्ट में जो एड ऑन किया हुआ है या जो अपडेट हुआ है वो है भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये लो सिलेबस थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिर पेपर 4, ये पेपर 4 जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। इसमें देखो ये 30 नंबर का भाग ए है, जिसको हम कहते हैं पार्ट ए, जिसमें ग्रामर है, जिसमें ग्रामर है, हिंदी की ग्रामर है। फिर पार्ट बी 30 नंबर का है, इसमें ये संक्षिप्तीकरण है, पल्लवन है, अनुवाद है। और फिर हिंदी में पार्ट सी है, वो है पत्र लेखन और प्रारूप लेखन, पत्र लेखन और प्रारूप लेखन। फिर ये आपका है इंग्लिश, जिसे हम कहते हैं जनरल इंग्लिश, टोटल मार्क्स 70, ग्रामर 20 नंबर का। 30 नंबर का है कॉम्प्रहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रेसी राइटिंग, और 20 नंबर का है कॉम्पोजिशन एंड लेटर राइटिंग, 20 नंबर का। तो कितने हो गए, 20, 30 प्लस 20, 70 नंबर का क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। फिर ये जो मैं आपको बता रहा था बार बार, ये वाली बात, ये यहाँ से इन्होंने 30 कम करे, यहाँ से 10 कम करे, और 30 और 10 मिला के 40 बना दिए, और ये बना दिया निबंध। और ये है आपका निबंध कुल 40 नंबर का। जो इस बार जो नया अमेंडमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि इस बार आपके ये निबंध जोड़ा है। यूपीएससी की तर्ज पे क्या किया है, यूपीएससी की तर्ज पे निबंध जोड़ा गया है। और निबंध में इन्होंने देखो 6 टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें भाषा है, साहित्य है, संस्कृति विरासत, सांस्कृतिक विरासत, समाज शासन और सार्वजनिक मामले। अब जब भी कभी आप पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो या फिर कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट आपको निबंध वाले जो टॉपिक है वो आपको याद होने चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है कि जब भी आप कुछ न्यूज़पेपर या कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, अगर इनसे संबंधित अगर आपके सामने अगर कोई ऐसा कोई आर्टिकल है, कोई लेख है, कोई इस तरीके का कोई लेक्चर है, या इस तरीके का कोई टॉपिक है, या कोई नोट्स में इस तरह की कोई चीज़ है, उसको आपको याद करनी है, नोट डाउन करनी है, अलग निकालनी है। और ये जो निबंध है इसमें आपको कोट वगैरह इस तरीके के पहले से ही तैयार करके लिखना है, रखना है, मतलब ताकि जब आप ये निबंध लिख रहे हो तो उसमें आप वो कोट है वो ऐड ऑन कर सको। सर एक सवाल का जवाब भाई, क्या नाम है, मनीषा, एक बार पूछ लो भाई, दोबारा पूछ लो एक बारी। एक बार फिर से पूछो मनीषा, क्या पूछना चाह रहे हो आप? पूछ लो एक बार आराम से। इसमें लिखा अभ्यर्थियों को इन विषयगत जो क्षेत्रों से संबंधित किसी एक विषय पर निबंध लेखन करना होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निर्दिष्ट विषय से पूर्णतः संबंधित रहे, अपने विचारों को सुसंगत तरीके से व्यवस्थित करे और सटीकता और संक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करे। विचारों की स्पष्टता, संरचना की सुसंगतता और अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। ये है आपका निबंध। इसमें लिखा प्रश्न पत्र के निबंध भाग में 6 विषयगत क्षेत्र होंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभ्यर्थियों को लगभग 600 शब्दों में एक निबंध लिखना है। एक निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखना होगा। निबंध के विषय निम्नलिखित 6 विषयों पर आधारित होंगे। तो ये जो निम्नलिखित 6 विषय हैं इन पे आधारित होंगे आपके निबंध। और निबंध में है देखो, भाषा है, साहित्य है, सांस्कृतिक विरासत है, भाषा, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत, समाज शासन, सार्वजनिक मामले, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत विकास, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और वाणिज्य, समसामयिक घटनाएं, आपदाएं और राष्ट्रीय विकास पहल, राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति और समसामयिक मुद्दे। ये है आपके। इसमें लैंग्वेज है, लिटरेचर है, इसके अलावा इसमें सोसाइटी है, इसमें गवर्नेंस है, इसके अलावा इसमें जो पब्लिक मैटर्स है वो है, इसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, और इसके अलावा इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, समसामयिक घटनाएं, आपदाएं, राष्ट्रीय विकास पहल। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में टूरिज्म है, कल्चर है, ये सब चीज़ें। और आप विशेष तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना, ये अच्छी चीज़ है ये। इसमें आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टॉपिक अच्छा है। ये इस तरीके की जो टॉपिक है, इनसे संबंधित आपके जो न्यूज़पेपर्स वगैरह है वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो जब भी आप कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपके ध्यान में, एनवायरनमेंट ध्यान में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ध्यान में होना चाहिए, साइंस ध्यान में होना चाहिए, गवर्नेंस ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा साहित्य से संबंधित अगर कोई मामला तो वो ध्यान में होना चाहिए, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, आपदाएं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जब आपदाएं आई तो हमारे क्या क्या चैलेंजेस थे और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, ये सब चीज़ें। बाकी ये जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और इसका जो मीडियम हो हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों है। मनीषा पूछ रहे हैं कि सर आपने जो आर एस फाउंडेशन बैच जो दिसंबर में चल रहा है उसकी क्लासेज, उसकी जो क्लासेज है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है क्या, या फिर अभी न्यू कोर्स से परचेज करना पड़ेगा, प्लीज़ बताएं। सफिशिएंट है वो, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे नई चीज़ की तरफ भागने की, कोई ज़रूरत नहीं है, वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। सर प्री और मेंस के सिलेबस को साथ साथ कवर करने से फ़ायदा है क्या? वो तो अभी दो फेजेज में अपन चलाएंगे ना ये वाला प्रोग्राम। तो इसमें सर ने बता दिया ना आपको कि फर्स्ट फेज में अपन कोर मेंस के सब्जेक्ट लेंगे, और जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम या फिर यूँ कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसके बाद प्री और मेंस वाले दोनों, जो दोनों जगह हैं वो अपन पढ़ाएंगे। ठीक है सर, थोड़ा सा ये बताएं कि गवर्नमेंट जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, ये बताएंगे कभी बाद में। सर इन 6 में से एक आएगा या ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा इसमें। ललित शर्मा सर जो पहले मेंस दे रखे हैं उन्हें क्लासेस लेनी चाहिए डायरेक्ट नोट से, कैन आई राइट पेपर? हाँ इसमें सहूलियत है सर, 600 वर्ड से कितनी लाइंस होती होगी? लाइंस लाइंस तो अब पहली बार ही हो रहा है, तो वो तो लाइन तो जब आरपीएससी उसमें पेपर में देगी तो पता चल जाएगा ना। और ये मान के चलो कि जितना स्पेस दिया हुआ है उससे ज़्यादा नहीं लिखना, और जितना स्पेस दिया हुआ उतना लिख के आ जाना, ये वाली बात है। सर अभी बता दो आज टाइम भी है, क्या पूछा है मोहित ने? सर राइटिंग का क्या करें, थोड़ा ख़राब है। देखो हैंड राइटिंग ख़राब होना ये कोई सिलेक्शन नहीं होने का कोई ग्राउंड नहीं है। ऐसे ऐसे मैं कुछ ऐसी कॉपीज़ मैंने देखी है जिनमें हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी लेकिन फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं आई। सर पूरा कोर्स करवाया पूरा कोर्स करवाया जाएगा क्या? हाँ संडे को होगी क्लास। मैंने नहीं पूछा गवर्नमेंट जॉब वाला, ठीक है। सर एक नंबर से नेट रुक गया हिस्ट्री में, हो जाएगा, कोई नहीं, होपफुल रहो, आशावादी रहो हमेशा। ठीक है, ये आपको सिलेबस समझ में आया कि नहीं आया? आप काम की चीज़, काम की बात कर लेते हैं। दूसरी है स्कीम ऑफ एग्जाम्स, ये तो है आपका सिलेबस। और अब है स्कीम ऑफ एग्जाम्स, ये है स्कीम ऑफ एग्जाम्स मेंस की। देख लो भाई, पेपर वन, पेपर वन में यूनिट वन जो कि है हिस्ट्री। सर प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन, क्या ललित कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने? ये है स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम में पेपर वन में मेरे को लग रहा है तुम लोग ये टाइप करने में ज़्यादा व्यस्त हो, जबकि ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है आपको। वैसे टाइप में लगे हुए हो सब ऐसे। एक बार ये स्कीम ऑफ एग्ज़ाम देख लो, उसके बाद में फिर थोड़ी सी और बात कर लेंगे। अभी एक बार देख लो, एक बार कोई मैसेज मत करो। पेपर वन में देखो ये है यूनिट वन, और यूनिट वन आपको पता है हिस्ट्री है। पेपर वन की यूनिट वन क्या है? हिस्ट्री। पेपर वन की यूनिट वन है हिस्ट्री, इसमें देखो 8 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, 8 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, और इस प्रकार से 40 नंबर। मतलब ये है कि 50 वर्ड्स में जो लिखने वाले क्वेश्चन है वो कितने आएंगे? 8। 3 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर वाले। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपको लिखना है 150-150 शब्दों में, और मार्क्स कितने हैं? 10। टोटल कितने हो गए? 70। इसका मतलब ये है कि पेपर वन की यूनिट वन आपकी है 70 नंबर की, ठीक है, 70 मार्क्स की। यूनिट दो है उसमें 6 जो क्वेश्चंस हैं वो 5-5 नंबर के आएंगे, और ये टोटल हो गए 30 नंबर। और इस प्रकार से ये जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है उनकी जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी 50। कितनी होगी? 50 वर्ड लिमिट होगी, 50, 5 एक लाइन आपको लिखनी है। इसके अलावा जो इस यूनिट दो क्या है इसमें? यूनिट दो है अपनी इकोनॉमी।
यूनिट 2 है इकोनॉमी। 6 क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले 30 नंबर के हो गए, ये 50-50 शब्दों में लिखने हैं आपको। तो 3 क्वेश्चन है वो 10-10 नंबर के, 30 नंबर के, 150 शब्दों में। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 8 और 3 है, यहाँ पे 6 और 3 है। ठीक है, यहाँ पे 40 और 30 70 नंबर के हैं, और इकोनॉमी है 60 नंबर की। ये आपका वेटेज है। ये आपका क्या है, वेटेज। हिस्ट्री कितने की, 70 नंबर की। इकोनॉमी कितनी, इकोनॉमी है 60 नंबर की। कितने नंबर की, 60 नंबर की। और जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 के अंदर क्या क्या है, यूनिट 3 में है आपके सोशियोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी के साथ में है मैनेजमेंट और है अकाउंटेंट ऑडिट। और कितने हैं, ये 14 क्वेश्चन आएंगे टोटल। 5-5 नंबर के हैं, 70 नंबर के हैं, और 50 शब्दों में लिखना है, क्योंकि 5-5 नंबर वाले हैं। तो ये लास्ट जो यूनिट है वो है आपके 70 मार्क्स की। कितने नंबर की, 70। अगर ये 3 है, 3 को अगर अपन 70 में, अगर 70 को अगर 3 से डिवाइड करें, तो लगभग पहले तो 20-20-20 हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे क्या करा, 10 नंबर यहाँ पे भी बढ़ा दिए। 10 नंबर बढ़ा दिए हैं यहाँ पे। फिर है यूनिट, या फिर यूँ कह सकते हैं पेपर 2। पेपर 2 में यूनिट 1, पेपर 2 में यूनिट 1 है एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स। 7 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, मतलब 35 नंबर के होंगे। इनको लिखना है आपको 5-5 नंबर वालों को 50 शब्दों में। 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के होंगे, जिनको आपको टोटल मार्क्स है 30 नंबर। और ये वर्ड लिमिट है आपकी 150, 150। ये टोटल मिला के इथिक्स हो गई आपकी 65 मार्क्स की। इथिक्स आपकी 65 मार्क्स की। ठीक है। फिर है यूनिट 2। यूनिट 2 में देखो कमाल की चीज़, यूनिट 2 में लिखा हुआ है साइंस, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। साइंस में 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो साइंस में क्या है, देखो साइंस में 14 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के आएंगे, टोटल हो गए 70 नंबर के, और 50 शब्दों में लिखना है। इसका मतलब ये है कि साइंस आपकी कितनी है, 70 नंबर की। और ध्यान रखना, साइंस में 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ये इसमें काम की चीज़ अब तक की। यूनिट 3 है अपना, इसमें देखो यूनिट 3 में ज्योग्राफी है। यूनिट 3 में ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में 7 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आएंगे, 35 नंबर के टोटल हो गए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आपको 50 शब्दों में लिखना है। 3 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के, जो ये टोटल 30 हो गए। और जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन है, पहले इनको 100 शब्दों में लिखना होता था, और अब इनको लिखना है 150 शब्दों में। इस प्रकार से ये जो यूनिट 3 है, जिसमें ज्योग्राफी है, ये हो गई 65 नंबर की। कितने नंबर की, 65 नंबर की। तो यहाँ से देख लो, यूनिट पेपर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स 65 नंबर की, लिख लेना ये। साइंस 70 नंबर की। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट 3 जो कि है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में वर्ल्ड है, इंडिया है, और राजस्थान है। ये तीनों तीन मिला के कितने नंबर की है, 65 नंबर की, 65 मार्क्स। ये है आपका पेपर 2। पेपर 3, ये पेपर 3 की बात करें तो यूनिट 1 बोले तो सबसे ज़्यादा मार्क्स की यही यूनिट है, जिसमें आपको पॉलिटी मिलेगा, आईआर मिलेगा, और स्टेट पॉलिटी का भी थोड़ा सा पार्ट मिलेगा, और ये सर पढ़ाएंगे। तो यहाँ से यूनिट 1 की बात अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे आपको जो कंटेंट है वो है पॉलिटी से संबंधित, आईआर से संबंधित, और स्टेट पॉलिटी से संबंधित। ये तीनों मिला के 85 मार्क्स का। और अब तक का सबसे ज़्यादा, अगर अगर हिंदी को छोड़ दे, तो हिंदी के बाद में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला जो यूनिट है, या फिर जो यूनिट या इकाई है, जो वो है पॉलिटी, आईआर और स्टेट पॉलिटी। 85 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की, 85। 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 11 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, 55 नंबर के, 50 नंबर के, ये हो गए। और 3 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के, और ये हो गए 30 और 150 शब्दों में। 85 मार्क्स का क्या है, पॉलिटी, आईआर और स्टेट पॉलिटी। जबकि 90 का क्या है, हिंदी। तो हिंदी के बाद में अगर सबसे ज़्यादा वेटेज कोई रखता है, तो वो पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी और आईआर है। ये काम की चीज़। तो सब एक काम की चीज़ क्या, कि साइंस में आपके 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, साइंस एंड टेक में। एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी और आईआर कितने नंबर का है, 55 नंबर का। तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला जो जो पोर्शन है, वो कौन सा है, वो है पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी और आईआर। और किसके बाद में, हिंदी के बाद में। हिंदी 1 90 का है। आगे चलें, फिर है यूनिट 2 है यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन है 60 नंबर। 60 मार्क्स का क्या है, लोक प्रशासन। पहले ये 65 का हुआ करता था। वैसे अगर अपन 200 में 3 को डिवाइड करते तो 67 होते, लेकिन वो घुमा फिरा के क्या 65 के आसपास का आता था। इसमें 5 नंबर कम कर दिए, और कितने का हो गया, 60 नंबर का। तो ये आपका जो यूनिट 2 है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, वो कितना कितने मार्क्स का है, वो है 60 नंबर का। और लास्ट में जो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं, या फिर कल की क्लास में अपन शुरुआत करेंगे, वो है पेपर 3 की यूनिट 3।
पेपर 3 की यूनिट 3। ये पेपर 3 की यूनिट 3 है, जिसमें 11 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के आएंगे, टोटल 55 नंबर का है। 50-50 शब्दों में हर पर्सन का उत्तर लिखना है। 50-50 शब्दों में हर पर्सन का उत्तर लिखना है। और इसमें देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक तो है बिहेवियर और एक है लॉ। तो ये अपने को यहाँ से अभी कंक्लूजन मिला है कि जिस चीज़ को अपन पढ़ने वाले हैं उसके जो मार्क्स हैं वो है ये। सबसे पहले तो ये है कि पेपर 3 में है, पेपर 3 की यूनिट 3 में है। और यूनिट 3 में दो चीज़ें लिखी हुई है, एक है बिहेवियर और एक लिखा हुआ है लॉ। तो बिहेवियर तो पढ़ाएंगे सर, लॉ अपन पढ़ेंगे ही यहाँ पे। और इन दोनों के जो मार्क्स मिला के इन्होंने रखे हैं वो है 55। इन दोनों के जो मार्क्स मिला के रखे हैं वो रखे हैं 55 मार्क्स। और 11 क्वेश्चन आएंगे और 5-5 नंबर के आएंगे। 50 शब्दों में इनको लिखना है, 50 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में। अब ये देखो 11, अगर हम इनको जस्ट हाफ करें तो या तो 6 हो सकते हैं, 6 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। तो मान के चलो कि 6 क्वेश्चन लो से कम आएंगे। कम से कम बता रहा हूँ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर 7 आते हैं तो ये 35 मार्क्स का हो जाएगा, और 6 आते हैं तो ये 30 नंबर का हो जाएगा। कितने नंबर का? 30 नंबर का। तो लो अपना है 30 नंबर का। ये लो का वेटेज कितना है? 30 मार्क्स। पहले कितना हुआ करता था? पहले हुआ करता था 20। कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज हो गया 10 मार्क्स। 10 नंबर का इंक्रीज हो गया। अब 10 नंबर का इंक्रीज हुआ है तो कंटेंट भी इंक्रीज हो गया, पढ़ने का तरीका भी इंक्रीज हो गया, नोट्स भी सारे अलग हो जाएंगे। जब सब कुछ ही अलग हो गया तो फिर अपन नोट्स वो पुराने क्यों पढ़े? नोट्स भी नए पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका भी चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखो नंबर बढ़ा दिए इसके, 10 नंबर। अब 10 नंबर बढ़ा दिए तो अब थोड़ी सी इज्जत रखनी पड़ेगी। तो ये वाली बात है। तो जो चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं वो है लो, जिसको हम कहते हैं विधि। विधि है पेपर 3। पेपर 3 की यूनिट 3 के अंदर बिहेवियर और लॉ लिखा हुआ है। दोनों के मिला के 55 नंबर है, और 11 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आएंगे, 50 शब्दों में लिखना है। तो मान के चलो 6 और 5 आएंगे। अगर 6 क्वेश्चन आते हैं लॉ में से तो ये वेटेज बनता है 30 नंबर का। पहले वो करता था 20 नंबर का, बढ़े कितने? 10 मार्क्स। और 10 मार्क्स बढ़े हैं तो नोट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, नोट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। ये चीज़ एक बार देख लो आप। अब एक बार पूछो थे कि क्या पूछ रहे थे, एक बार स्कीम ऑफ एग्जाम, एक बार लास्ट स्कीम ऑफ एग्जाम और देख लेते हैं। ये है पेपर 4। पेपर 4 में जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी कितने नंबर की? 90, वो भी 30-30-30। इसके अलावा जो यूनिट 2 है वो इंग्लिश है, वो है 70, वो है 20-30-20। और फिर लास्ट में है यूनिट 3 है निबंध, ऐसे वो है 40 नंबर का, टोटल 200 नंबर। ये आपकी स्कीम ऑफ एग्जाम, ठीक है। और ये जो अपन पढ़ने वाले वो अब पूछ लो, देखिए क्या पूछ रहे हो। सर मेंस में टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए रेड पेन मत करना भाई, रेड पेन यूज। एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम में मेन टॉपिक को रेड पेन नहीं लिख सकते, ब्लैक से लिख सकते हो आप, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। अभी दोबारा बात करेंगे कि मेंस जब अपन देते हैं, जिन लोगों ने मेंस लिखा है उनको पूछना कि ये जो पेन चेंज वेंज करने का इतना समय ही नहीं मिलता। टाइम पे कोई चीज़ दिमाग में आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले अपने को क्या लिखना है? सबसे पहले अपने को कोई भी क्वेश्चन है बड़ा तो उसकी भूमिका लिखनी है। उसके बाद में आपको, जिसको अपन इंट्रो कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसको अपन इंट्रो कहते हैं। जैसे जैसे मान लो 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले आप इसका इंट्रो लिखो, की भूमिका लिखो 2 लाइनों में, ठीक है। उसके बाद इसकी मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी। जो चीज़ पूछी है उसका सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो कि ये जो चीज़ आपने पूछी है, इसका बैकग्राउंड, इसका आधार, इसका बेस, इसका इंट्रो ये है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि इस व्यक्ति को इसका जो नॉलेज है वो जीरो से नॉलेज है। उसके बाद मेन बॉडी होगी। मेन बॉडी के अंदर वो चीज़ लिखनी है जो डिमांड कर रहा है कौन? क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज़, अब चूंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो सिर्फ मेन बॉडी से काम नहीं चलेगा, आगे कुछ ना कुछ पूछेगा, या तो ये सुझाव पूछेगा, तो आपको सुझाव लिखना है, जिसको हम कहते हैं वे फॉरवर्ड। क्या कहते हैं? वे फॉरवर्ड, सजेशंस। इसके अलावा ये पूछेगा कि क्रिटिकली इवेल्युएट करो, मतलब कि आलोचनात्मक परीक्षण करो। तो आलोचनात्मक परीक्षण करना होगा तो मेन बॉडी में आपके क्या लिखना होगा? बीच में लाइन खींच के इधर पक्ष में तर्क लिखने हैं, इधर विपक्ष में तर्क लिखने हैं, और लास्ट में जो निष्कर्ष लिखना होगा वो, अगर मान लो ऐसी डिमांड है किसी क्वेश्चन की, तो लगभग लगभग पॉजिटिव रखना है।
कंक्लूजन को हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के मध्य अक्सर विवाद देखे जाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस जो कथन है इसका आलोचनात्मक परीक्षण करो। तो अब ये आपको लिखना पड़ेगा कि जिला कलेक्टर तो क्या होता है, एसपी क्या होता है। ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी होते हैं, यूपीएससी से आते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार में बैठी एक मिनिस्ट्री है जिसके हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन मंत्रालय। ये क्या है, ये इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है केंद्र सरकार के द्वारा या फिर यूपीएससी के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट नहीं, भर्ती होती है। अपॉइंटमेंट एक मिनिस्ट्री के द्वारा होती है जो कहाँ पे ऑपरेट हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और सर्विसेज कहाँ देते हैं, ये राज्यों में। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में आपको ये क्रिटिकली इवैल्यूएट करना बताया है, तो इसमें है कि आपको पहले क्या है, पहले जिला कलेक्टर के पक्ष में तर्क लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद में पुलिस अधीक्षक के पक्ष में तर्क लिखने हैं, और लास्ट में निष्कर्ष क्या लिखना है, निष्कर्ष आपको पॉजिटिव करना है कि तमाम में जो भी डिफरेंसेज है, जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो भी मत विरोध है इन लोगों के बीच में, इसके बावजूद भी इतने सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से की व्यवस्था ठीक चल रही है। थोड़ी सी सुधार की जरूरत है, थोड़े से कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, थोड़े से समन्वय की जरूरत है। आपको इस तरीके के मामलों में क्या निष्कर्ष पॉजिटिव लिखना है। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट भी कर दिया, इंट्रोडक्शन भी लिख दिया, मेन बॉडी भी लिख दी, इसके अलावा निष्कर्ष भी लिख दिया, और उससे पहले अगर सुझाव देना चाहो तो सुझाव दे दो। ठीक है। तो इस तरीके का ये फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब इसमें आपकी हैंड राइटिंग, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और क्या पूछ रहे थे, हाँ, वो आप ये कह रहे हैं कि रेड पेन यूज़ करें। रेड पेन क्यों यूज़ करें, जहाँ पे आप ये लिख रहे हो कि निष्कर्ष आपको लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको अलग वैसे ही दिखा दो। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट को हाईलाइट करना है, जैसे आपको जिला कलेक्टर ही लिखना है, तो जिला कलेक्टर लिखना है तो इसको डिब्बे में बंद कर दो ना। और कहीं पे अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ लिखी है उसको आप अंडरलाइन कर दो। तो जब एग्जामिनर चेक कर रहा होगा तो उसको एक तो डिब्बे वाले पे नजर पड़ेगा, और डिब्बे वाले पे नजर पड़ी तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई जिला कलेक्टर के बारे में 2 लाइन लिखी है इस बच्चे ने। और उसके बाद में अगर इस लाइन में अगर कोई अच्छी चीज लिखी है, सपोज करो ये लिख दिया आपने कि जिला कलेक्टर अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी होता है, इसको अंडरलाइन कर दो, उस पर सीधी नजर अखिल भारतीय सेवा पे पड़ेगी। तो ये वाली चीज है कि आपको अट्रैक्टिव इस सेंस में बनाना है कि एग्जामिनर को इस तरीके से आकर्षित करना है कि आप वही चीजें पढ़ो जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने डिब्बे बना दिए, जैसे कि आपने अंडरलाइन कर दी। अब इसमें आप रेड वेड के चक्कर में तो इतना पेन चेंज करोगे, इसमें 2 शब्द अधिक लिख दोगे। जब इंसान एक एक पेन को छोड़ के दूसरा पेन यूज उठाता है और उठा के जब यूज करता है तो इसमें समय लगता है। इतने में आप मान के चलो कि आप 2 शब्द लिख देते, 3 शब्द लिख देते। एक पेन रखा, दूसरा उठाया, फिर आपने लिखना शुरू किया, इतने में आप 3 शब्द लिख देते। इस तरीके की पागलपंती क्यों करनी है अपने को। आप तो वो जो आपके पास जो भी पेन है उससे आपको क्या करना है, उससे आपको या तो गोला बना देना है, और जहाँ कोई अच्छी चीज़ लिखी है वहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, दिखा देंगे ये कोई कॉपी। ठीक है। और क्या लिखा है ये, क्या मैसेज आया है। सर मैंने सिर्फ आपसे पढ़ने के लिए सब्जेक्ट वाइज कोर्स को परचेज किया है। सर मुझे आपके और विकास सर के सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, क्या आपके और विकास सर के सभी सब्जेक्ट का एक कॉम्बो कोर्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। मनीषा प्लीज़ सर इस सजेस्ट क्या पूछना चाह रहे हो, क्या सब्जेक्ट है, क्या आपके और विकास सर के सभी सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बो कोर्स प्रोवाइड करवा सकते हो क्या। इथिक्स और बैड को एक साथ रख सकते हैं। 6 छोटे सब्जेक्ट की बात करें तो सर जैसे बिहेवियर पढ़ा रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, लॉ में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका एक कंबाइंड हो जाएगा। और बस ठीक हो तो गया। अब ये तो अब सर को पता है भाई, ये सब चीज़ें मेरे को ध्यान नहीं है कि वो कैसे क्या करने वाले हैं, जो भी है। चलो ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें, कुछ एक चीज़ें आपको पता चली होगी। फिर से मैं बता देता हूँ, आज अपन ने 2-3 चीज़ें देखी है, होपफुली आपके काम की रही होगी वो। सबसे पहले तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले तो अपन ने एक बार सिलेबस देखा सर। ठीक है, सिलेबस। सबसे पहले तो सिलेबस है, ये पेपर 4 है टोटल, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पेपर 3 में भी है लॉ। फिर अपन ये बात कर रहे थे कि जो पेपर 3 में यूनिट 3 है, यूनिट 3 में 2 चीज़ें लिखी हुई है, जिसमें एक लिखा हुआ है बिहेवियर, एक लिखा हुआ है लॉ। दोनों मिला के 55 नंबर के 50 शब्दों में लिखना है एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, 5-5 नंबर के हैं, 5वें नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसको 50 शब्दों में लिखना है। और जो 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 150 शब्द वाला है, या फिर यूँ कह सकते हैं जो जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको हमें लिखना है 150 शब्द में। पहले लिखना होता था उसको 100 शब्दों में, तो उसके शब्द संख्या या फिर यूँ कह सकते हैं उसकी जो वर्ड लिमिट है वो बढ़ा दी है। पहले 100 से कितनी कर दी है हमें, 100 से उसको हमने 150 पे ले आए हैं।
और फिर यहाँ से अगर अपन बात करें कि टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब 6 और 5 आने के चांसेस हैं, और आने के चांसेस नहीं है, ये ऐसा ही होगा, क्योंकि जब अपन लॉ का सिलेबस देखते हैं तो 1.5 पेज में सिलेबस लिखा हुआ है, उसका वेटेज भी ज़्यादा है, नई चीज़ें भी जुड़ी है, तो 6 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। और जब 6 क्वेश्चन आएंगे तो 6 गुणा 5 30 नंबर बनते हैं इसके। कितने नंबर? 30 नंबर। पहले कितना का होता था? 20 नंबर का। बढ़ कितने गए? 10 नंबर। इसका मतलब ये है कि जब मार्क्स बढ़े हैं तो कंटेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, ये कंक्लूजन। दूसरी चीज़ अपन ने आज ये डिस्कस किया है कि स्कीम ऑफ एग्जाम क्या है। स्कीम ऑफ एग्जाम मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब हो सकता है क्या पता आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो देख लो। यहाँ पे जो पेपर 2 का जो काम की चीज़, वो पेपर 2 में जो यूनिट 2 है, जो है साइंस, साइंस में 14 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के, 70 नंबर के। इसका मतलब साइंस में 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एक काम की चीज़। ठीक है, अगर पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो ये काम की चीज़। दूसरी बात अपन ये देख रहे थे कि ये जो अपन जो लॉ और बिहेवियर देख रहे थे, इसमें 55 नंबर का है और 50 से शब्दों में एक हर एक क्वेश्चन को लिखना है। अभी ये जो 11 क्वेश्चन है, इसमें 6 और 5 आएंगे, मतलब 6 क्वेश्चन आ सकते हैं लॉ में, चांसेस पूरे पूरे, मतलब 30 नंबर का हो गया लॉ। और जो एक लास्ट काम की चीज़ जो थी वो है कि निबंध इस बार इतना कर दिया 40 नंबर का, और इसमें 6 क्या दे दिए? सब्जेक्ट दे दिए। 6 विषय आपको दे दिए। आप चाहे तो इसको हिंदी में लिखो, चाहे तो इंग्लिश में लिखो, मर्जी आपकी है। 6 आपको सब्जेक्ट दे दिए। अब यहाँ पे अपन बात करें हिंदी है, हिंदी यहाँ पे 90 मार्क्स की है, पहले होती थी 120 मार्क्स की, मतलब यहाँ पे माइनस हो गए 30 नंबर, -30 नंबर। पहले इंग्लिश हुआ करती थी 80 नंबर की, अब हो गए 70 नंबर, मतलब यहाँ पे हो गए -10 नंबर। अब ये -10 और -30, मतलब ये 40 नंबर है, इनको मिला के हमने क्या बना दिया? ऐसे बना दिया, निबंध बना दिया। ये दूसरी काम की चीज़ है। अब एक बार सिलेबस देख लो लॉ का, कि लॉ के सिलेबस में क्या क्या है। एक बार पूछ लो, एक दो चीज़ और पूछ लो, अगर किसी को कोई रह गया हो तो फिर मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा, तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा फिर मैं। सर मैथ्स का रोल होगा। मैथ्स का? मैथ्स कहाँ है मेंस में? सर पेन का बता दीजिए। रेड यूज़ नहीं करना, बता दिया। पेन आपको जहाँ तक कोशिश करो आप एक ही रखो, उसमें या तो गोला बना दो, डिब्बा बना दो, कोई फिगर बना दो, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कुछ अंडरलाइन वगैरह कर दो, जहाँ तक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि कोई हेडिंग लिखो, तो वो अगर आपके पास समय ज़्यादा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है लिखने की, तो आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी हमने तो देखो नहीं करा, हमने तो इतना समय भी नहीं था, और हमारे तो पेपर रह और जाते थे, लास्ट में एक आध क्वेश्चन छूट और जाता था। तो मेरे हिसाब से तो जो आपके पास पेन है वही है, जेल या बॉल, जैसा आपको ठीक लगे। जेल से भी ठीक है, जेल वाले भी खूब आरएस बने और बॉल वाले भी खूब आरएस बने। जिस पेन पे आपका हाथ बैठ जाए वो ठीक है। थोड़ा सा रहता तो है फोबिया, मैं भी 10 पेन यूज़ करके देखता था किस पे हाथ अच्छा बैठा हुआ है, कौन स्मूथ चल रहा है, कौन सा पेन स्मूथ चल रहा है। इस तरह की चीज़ें मैटर तो करती है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से अभी ये सब चीज़ें चर्चा करनी नहीं है अपने को। जब जरूरत पड़ेगी तब ये इसके ऊपर मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि कैसे क्या है। तो ये सब चीज़ें हमने भी झेली है, हम भी इन सब चीज़ों से गुजरे हुए हैं कि पेन कैसा होना चाहिए, जेल या बॉल है। फिर जेल यूज़ करके देखा एक एक टेस्ट पेपर में, फिर एक बॉल यूज़ करके देखा, लेकिन निष्कर्ष जो निकलेगा वो आप ही खुद को ही निकालना है। आर एस प्री कब तक हो सकता है, थोड़ा सा बता दीजिए। शायद जल्दी, मतलब प्री हो सकता है, वो तो कब होगा नहीं होगा वो तो बात अलग है। एडवर्टाइजमेंट कुछ जल्दी आ सकता है। लो एंड बिहेवियर में से भी 5 नंबर के ही क्वेश्चन से है, बड़े नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं है, बड़े नहीं है। सर लो दिन कितने में हो जाएगी, वो तो समय बताएगा। वन ऑफ द ग्रुप मेंबर सेड वी कांट राइट पेपर 1 इन इंग्लिश एंड रिमेनिंग हिंदी प्लीज़। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पेपर 1 हिंदी में लिख दिया, दूसरा इंग्लिश में लिख दिया। ऐसा ऐसा मैंने तो कभी सुना नहीं, बाकी और पूछ के बता देंगे। ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना ऐसा कि भाई आप एक पेपर तो हिंदी में दे दो, अगला पेपर इंग्लिश में दे दो, आधा पेपर हिंदी में आधा पेपर इंग्लिश में। ऐसा तो शायद ही नहीं है। और हो सकता है शायद इस बार फॉर्म फॉर्म भरवाया जाए तो उससे पहले ही पूछ लेंगे आपसे कि आप ऐसे कौन से मीडियम में देना चाहते हो। वो तो पेपर जो फॉर्म आएगा तब पता चलेगा। या हो सकता है मेन से पहले कोई विंडो खोल के फिर पूछ ले कि भाई आप मेन से या फिर जो एस है वो कौन से मीडियम में लिखना चाहते हो। सर कोर्स के साथ इकोनॉमिक सर्वे और करंट नहीं मिलेगा क्या? वो तो सर पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं सर। चलो ठीक है, कोई विशेष कोई कमेंट तो है नहीं। ये जो दिनेश पूछ रहे हैं कि पेपर 1 में इंग्लिश और रिमेनिंग में हिंदी, नहीं, ऐसा नहीं सुना। और अब तक ऐसा कोई केस भी नहीं आया कि भाई पहला पेपर आपने हिंदी में कर दिया, दूसरा इंग्लिश में कर दिया, ऐसा नहीं है। हो सकता है इस बार जब फॉर्म ओपन होंगे, या फिर यूँ कह सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट आएगा, जो फॉर्म फिल करना होगा, उस समय आपको एटलीस्ट जो निबंध है उसका जो मीडियम है वो पूछ लिया जाए।
पूरे पेपर में इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए, बाकी पेपर्स वाइज। ठीक है। अब तुम लोगों के पता नहीं कौन कौन से डाउट आ गए। एक कह रहे हैं हम आधा आधा पेपर हिंदी में कर ले, कोई कह रहे हैं हम 2 पेपर हिंदी 2 इंग्लिश में। सिलेबस, सिलेबस पाठ्यक्रम, सिलेबस से पाठ्यक्रम। लो का सिलेबस क्या है? देखो, अपने कुछ एक्ट हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो पहले हुआ करते थे वही एक्ट शुरुआत के तो वही है। चेंज जो हुआ है, एक तो हटा है, वो हटा है चाइल्ड लेबर एक्ट। और एक जो लास्ट में एक यूनिट लिखी होती थी, जो ओनरशिप है, पोजेशन है, लीगल राइट है, लीगल ड्यूटीज है, वो सारा कंप्लीट ही जो लाइन थी वो हट चुकी है। अब इसको देखो, सिलेबस को याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो ये है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे एक्ट है, कुछ ऐसे अधिनियम है जो संबंधित है किससे, महिलाओं और बच्चों से, महिलाओं और बच्चों से। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है क्राइम अगेंस्ट वुमन, क्राइम अगेंस्ट वुमन एंड चिल्ड्रन। और इनसे संबंधित क्या है, लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजंस, इसे हम कहते हैं विधिक अधिकार। यहाँ 3 एक्ट ऐसे दे रखे हैं। जो पहला एक्ट तो ये है कि सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, ये WP वर्क प्लेस, वर्क प्लेस। इसमें लिखा हुआ है प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन और रिड्रेसल। ये एक्ट है 2013 का, 2013 का। इसको हिंदी में हम कहते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न। फिर लिखा हुआ है निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष। एक्ट 2013। एक तो ये वाला एक्ट है महिलाओं से संबंधित। दूसरा जो एक्ट है वो भी महिलाओं से संबंधित है, और जिसे हम कहते हैं महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, 2005, 2005। और इसको हिंदी में कहते हैं महिलाओं का, लिख लेना भाई ये, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण एक्ट या अधिनियम 2005। ये दूसरा एक्ट जो महिलाओं से संबंधित है। तीसरा है बच्चों से संबंधित, थर्ड है बच्चों से संबंधित, जिसे हम कहते हैं पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम, यहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट था, और यहाँ आएगा सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऑफेंसेज एक्ट 2012, 2012।
और इसे हिंदी में कहते हैं बालकों का लैंगिक अपराधों से बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण एक्ट या अधिनियम 2012 ये 3 एक्ट आपको याद होने चाहिए जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित है। 2 एक्ट है महिलाओं से संबंधित जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन प्रिवेंशन रिड्रेसल एक्ट 2013 और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं पोस एक्ट। ठीक है, आज से इसके बाद में अपन जब भी कभी कहेंगे तो अपन इसको शॉर्ट में कहेंगे POSH एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट 2013। ये इसके शॉर्ट यूँ कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में ये कहेंगे पोस एक्ट, पोस एक्ट। फिर है इसको हिंदी में कहते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतिरोध 2013, इसे अपन शॉर्ट में कहेंगे पोस एक्ट। फिर है एक और महिलाओं से संबंधित एक्ट अधिनियम है जो महिलाओं को लीगल रेमेडी प्रदान करता है, विधिक उपचार प्रदान करता है, विधिक उपचार प्रदान करता है। और इस एक्ट को हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। हिंदी में इसको कहते हैं महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 और इसे हम शॉर्ट में आज के बाद से कहेंगे DV एक्ट, DV एक्ट 2005। और ये है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अगला जो एक्ट है वो है पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 और इसे हिंदी में कहते हैं बालकों का लैंगिक अपराधों से। यहाँ पे लैंगिक उत्पीड़न था, यहाँ पे अपराध है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। यहाँ लैंगिक उत्पीड़न जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट, यहाँ पे लैंगिक अपराध जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस से संरक्षण एक्ट 2012। इससे पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसमें एक एक्ट और लिखा होता था बच्चों के लिए, वो था चाइल्ड लेबर। क्या लिखा होता था? चाइल्ड लेबर। लेकिन अब वो हटा दिया है, बाल श्रम जो अधिनियम है वो हटा दिया है। वो ओरिजिनली 1986 का हुआ करता था, 2016 में उसको रिप्लेस करके नए प्रावधान जोड़े गए थे, वो हटा दिया है। तो अभी वर्तमान में अगर अपन कहें कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो विधिक प्रावधान है वो कौन कौन से हैं, तो वो लॉ में दिए गए हैं 3। लीगल प्रोविजन फॉर वुमन एंड चिल्ड्रन, लीगल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये है आपके 3 एक्ट, कौन से? महिलाओं और बच्चों से संबंधित। पार्ट 1 वैसे पार्ट 1 नहीं है, ये अपने हिसाब से पार्ट 1 है। ये अपन पार्ट 1 में जो चीज़ पढ़ेंगे वो ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण और बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण, 3 एक्ट। अब इसमें एक एक्ट यहीं देख लेते हैं, वो है बुजुर्गों के लिए। किसके लिए है? बुजुर्गों के लिए। और उस एक्ट का नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 और इसे हिंदी में कहते हैं माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम 2007। ये जो रेमेडी मिली है, ये जो उपचारात्मक जो प्रावधान किए गए हैं वो किए गए हैं किनके लिए? पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए। ये लो, पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए भी हमने क्या करा है? लीगल प्रोविजन कर दिए, विधिक प्रावधान, विधिक जो उपबंध है वो कर दिए। और इसका एक्ट का नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक अपन ने 2 जो एक्ट है वो महिलाओं से संबंधित है, एक बच्चों से संबंधित है और एक है माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अब तक अपने एक्ट हो गए 4। इसको अपन शॉर्ट में कहेंगे मेंटेनेंस एक्ट। आज के बाद से इसको अपन क्या कहेंगे? मेंटेनेंस एक्ट।
मेंटेनेंस एक्ट 2007, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कुछ अधिनियम इस तरीके से दे रखे हैं जो पहले भी थे, याद ही करना पड़ेगा। आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005 की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, और इसको हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये लो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। एक ये वाला एक्ट। सेकंड सेकंड है आईटी एक्ट, आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000, इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और इसे हिंदी में कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। एक आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, और एक है आईटी एक्ट, एक है आईटी एक्ट। फोर्थ, सॉरी थर्ड, थर्ड जो लिखा हुआ है वो एक तरीके से यूँ है, बहुत सारी चीज़ें मिलके हम ये कहते हैं उनको आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इन्हें हम कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार, बुद्धि से सर्जित ऐसी संपदाएं और उनके ऊपर अधिकार होना, राइट्स होना, उसे हम कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार, जैसे कि पेटेंट, जैसे कि कॉपीराइट, जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से, जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सब किस में आएंगे? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आएंगे। ट्रेडमार्क्स, ये सब। तो अब तक 3 एक्ट और हो गए, 4 पहले पढ़ के आगे अपन। 4 कौन से हैं? 4 तो ये है, एक तो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, पोस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और पोक्सो एक्ट 2012। फिर है मेंटेनेंस मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, इसको अपन शॉर्ट में कहेंगे मेंटेनेंस एक्ट। भरण पोषण अधिनियम 2007। उसके बाद में आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। 4 और 3 7, कितने हो गए? 7। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपने यहाँ पे 2 है लैंड लॉज, इनको अलग से देखते हैं। भूमि विधि, 2 है लैंड लॉज, जिन्हें हम कहते हैं भूमि विधियाँ। भूमि विधियाँ, भूमि विधियाँ। और भूमि विधियों में 2 महत्वपूर्ण एक्ट हैं, 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, जिसमें से एक तो है राजस्थान टेनेंसी एक्ट। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, जिसे हम कहते हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 1955, एक तो ये वाला हो गया, और एक है लैंड रेवेन्यू एक्ट, एक है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। 1956, 1956, और इसे हम हिंदी में कहते हैं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। तो अभी तक कौन कौन से एक्ट हो गए, याद करने की कोशिश करो। सिलेबस जब तक याद नहीं होगा आगे नहीं पढ़ाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस,
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013, जिसे हमें शॉर्ट में कहेंगे पोस एक्ट। क्या कहेंगे? पोस एक्ट। दूसरा है डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये शब्दों का ध्यान रखना। यहाँ पे है सेक्सुअल हरेसमेंट, 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्या शामिल है? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा में क्या क्या शामिल हुआ है? 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। लैंगिक अपराधों में क्या क्या शामिल है? आया हुआ नहीं है, आने के पूरे पूरे चांसेस है। 9 प्रकार के अपराध है। अपने आप में बड़े क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ इनके टाइटल से। 3 एक्ट। 14 है, सॉरी, फोर्थ जो है वो है वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता का भरण पोषण अधिनियम, 2021 में जुड़ा था। और जब से जुड़ा है एक बार को छोड़ के 21-23 में दोनों बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। इसके अलावा है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अभी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही मेरे को तो आरटीआई लगता है, चाहे तो वो प्री हो चाहे तो वो मेंस हो, हर जगह आरटीआई एक साथ, आरटीआई एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हर जगह। तो ये है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। इसके अलावा यहाँ पे पहले जुड़ा हुआ करता था, आईटी के साथ जुड़ा होता था साइबर क्राइम। लेकिन जब अपन इसमें देखते हैं तो इसमें भी एक शब्द आता है, वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी। और पिछली बार जो मेंस हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, साइबर कैफे किसे कहते हैं? साइबर कैफे, वो यहाँ से पूछा गया था, और आपके जो पास जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें लिखा हुआ था। तो यहाँ से अपन कोशिश करेंगे कि साइबर क्राइम्स है उनको भी देखेंगे। साइबर क्राइम्स के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने दो है लैंड लॉज, भूमि विधियाँ। और भूमि विधियों में एक है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, एक है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। फिर है दो है क्रिमिनल लॉज, नवीन आपराधिक जो प्रणाली है, या फिर यूँ कह सकते हैं न्यू क्रिमिनल लॉज। नवीन आपराधिक कानून, और इसमें देखो वैसे तो टोटल 3 चीज़ें हैं। एक तो है BNS 2023, BNS 2023। एक है BNSS, ये भी 2023 है। और फिर एक है BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये पहले हुआ करता था IPC। ये पहले क्या हुआ करता था? IPC हुआ करता था, और 1860 का हुआ करता था। यहाँ कहा जाता था इंडियन पेनल कोड, यहाँ पे कहा जाता है भारतीय न्याय संहिता। ये पहले हुआ करता था CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, CRPC 1973। ओरिजिनली 1861 का, रिप्लेस हो गया 1973 में, 1973 में। फिर है BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भी 2023 का है। ये भी कब का है? 2023 का, 2023 का। तो ये है नवीन आपराधिक कानून, न्यू क्रिमिनल लॉज है। BNS भारतीय न्याय संहिता जो पहले हुआ करता था IPC 1860। ये है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, पहले हुआ करता था CRPC। मेंस में सिर्फ ये दोनों ही हैं, ये नहीं है। ठीक है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये तीनों लॉज क्या है, क्रिमिनल लॉज है। ठीक है। ये लैंड लॉज थे, ये भूमि विधियां थी दो, और ये है आपराधिक विधियां, आपराधिक कानून। आपराधिक कानून है, इसमें BNS है, BNSS है और BSA। ये मेंस में नहीं है, ये मेंस में नहीं है, अलग पहले ही बता देता हूँ, मेंस में नहीं है। ये मेंस में नहीं है, सिर्फ ये BNS है और BNSS है। BNS है, BNS और BNSS। अब फिर से एक बार देख लो कौन कौन से अपने टॉपिक हैं, या फिर एक बार अगर इनको नोट करना है तो नोट कर लो भाई। ये लो, समय दे देता हूँ, ऐसे ही नोट करना है बस आपको। इसको नोट कर लो आप फटाफट। क्या पूछ रहे हैं? BSA पहले था क्या? किस सेंस में पूछ रहे हो? BSA पहले था क्या? कहाँ क्या मतलब किस, क्या लिखा हुआ है? BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय, हाँ ये था ना पहले ये। अच्छा ये, अच्छा इसको ऐसे लिखा क्या मैंने? ये देखो,
ये पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था ये पहले, ये थोड़ा सा मैंने इसी को फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया। ये पहले होता था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस हुआ करता था 1872 का। और इसको अब अभी अपन ने क्या बना दिया, बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये होता था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और अब ये वर्तमान में क्या हो गया है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो अंग्रेजों के द्वारा अपने को प्रदान की गई जो आपराधिक प्रणाली थी, उसका हमने क्या कर दिया, स्वदेशीकरण कर दिया। इसको अपने स्वदेशी स्वरूप दे दिया, और स्वदेशी स्वरूप दिया बीएनएस 2023, बीएनएस 2023, बीएसए 2023। और ये तीनों जो आपराधिक कानून है ये लागू हो गए थे कब, 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गए थे। और है कब के, ये 2023 के। अब ठीक है मेरे हिसाब से। कर लो, इनको नोट करो। इनको नोट करो ये। कर लिया नोट? कर लिया क्या नोट, एक बार बता दो देखे। अच्छा, आपके साथ साथ ही नोट कर लिया था, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ये देखो फिर से देख लो एक बार, सिलेबस जब तक याद नहीं होगा तब तक पढ़ने का कोई मजा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये है एक जिसे हम कहते हैं पोस्ट एक्ट, फिर से बता रहा हूँ, लास्ट लास्ट बार बता रहा हूँ आज की क्लास में। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतिरोध 2013 सॉरी 2013। सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन प्रिवेंशन रिड्रेसल दो एक्ट 2013। फिर दूसरा एक महिलाओं के लिए जो लीगल प्रोविजन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये अपने आप में 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। इन दोनों में पूछा गया है अब तक, इससे पहले पूछा जा चुका है, यहाँ से पूछने की पूरी पूरी संभावना है। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज। यहाँ पे जो सेक्सुअल ऑफेंसेज है, जो लैंगिक अपराध है, ये अपने आप में एक बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसे हम कहते हैं पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट 2012। फिर जो अगला एक्ट है वो है माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007, जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। 2021 में जुड़ा था, तब से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, और इसको अपने शॉर्ट में कहते हैं भरण पोषण अधिनियम या फिर मेंटेनेंस एक्ट। नेक्स्ट उसके बाद में है 3 एक्ट लिखे हुए हैं और तीनों एक जैसे से हैं। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। फिर है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे हम कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसके साथ अपन साइबर क्राइम भी पढ़ेंगे, इसके साथ अपन क्या पढ़ेंगे, साइबर क्राइम भी पढ़ेंगे। फिर है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सब क्या है, ये बौद्धिक संपदा अधिकार हैं। फिर इसके बाद में है दो अपने जो लैंड लॉज है, भूमि विधियां हैं, जिसमें से एक है राजस्थान टेनेंसी एक्ट, इसको आज के बाद में हम शॉर्ट में कहेंगे आरटी एक्ट, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। फिर है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, और आज के बाद इसको अपन शॉर्ट में कहेंगे एलआर एक्ट, एलआर एक्ट 1956। ये लो, आरटी एक्ट और एलआर एक्ट। फिर नेक्स्ट है नवीन आपराधिक कानून, जिसे हम कहते हैं न्यू क्रिमिनल लॉज, जिसमें बीएनएस है, बीएनएसएस है और बीएसए। ये पहले हुआ करते थे आईपीसी 1860, सीआरपीसी
1973 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो इंडियन पेनल कोड हुआ करता था वो बन गया अब वर्तमान का बीएनएस, स्वदेशीकरण हो गया। 2023 का बिल है ये। और लागू कब हुई है ये? 1 जुलाई 2024 को, मतलब 1 जुलाई 2024 को पहली जो एफआईआर हुई थी वो नवीन आपराधिक कानूनों के तहत हुई थी, 12 बजे रात को, 12 बजे के पश्चात। फिर है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यह है भारतीय न्याय संहिता, यह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये आईपीसी बन गया बीएनएस, सीआरपीसी बन गया बीएनएसएस, और इंडियन एविडेंस बन गया बीएसए, बीएसए। अब एक बार फिर से एक बार देख लो। अब आज आज की क्लास में अपने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले अपन ये देखा कि सिलेबस क्या है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि पेपर्स कितने अपने। तो टोटल पेपर्स अपने 4 थे, 200 नंबर के थे। इसके अलावा टोटल 4 पेपर, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए मेंस के? 800 मार्क्स, 800 मार्क्स। फिर अपन ने सिलेबस देखा आरएस मेंस का, आरएस मेंस का सिलेबस। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। और स्कीम ऑफ एग्ज़ाम में अपने को 2-3 चीज़ें ये पता चली कि एक तो जो साइंस है, साइंस में 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। साइंस में 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर अपन बात करें लो, तो लो अपना 30 नंबर का है, 30 मार्क्स का है। और एक जो नया जुड़ा है वो है ऐसे, और ये है 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अपने को पता चली आज। इसके अलावा एक चीज़ अपने को ये और पता चली कि जो मैक्सिमम वेटेज है वो है हिंदी का। सेकंड है वो है पॉलिटी आईआर और स्टेट पॉलिटी का, पॉलिटी प्लस आईआर कर देते हैं। ये 90 मार्क्स का है और ये 85 मार्क्स, 85 मार्क्स। और जो 5 छोटे सब्जेक्ट हैं, 5 छोटे सब्जेक्ट, अगर अपन फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में 3 चीज़ें लिखी हुई है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स एंड ऑडिट ये तीनों मिला के कितने नंबर के हैं? 70 नंबर के। कितने नंबर के? 70 नंबर के। अगर अपन इनको बराबर भी अगर डिवाइड करें तो लगभग आप ये देख लो, ये कितने 23-23 नंबर के होते हैं, लगभग 23-23, 23.33, 23 नंबर मान लो आप, या 23.33 ऐसे मान लो आप। तो 3 या 9, और ये ठीक है इतने नंबर का। मतलब एक क्वेश्चन अगर अपन ये 3 का भाग दे के भी अपन देखें तो यहाँ से जो फर्स्ट पेपर की जो थर्ड यूनिट है उसमें से एक जो थर्ड यूनिट का जो एक कंटेंट है, जिसे हम या तो कह सकते हैं सोशियोलॉजी, या फिर कह सकते हैं मैनेजमेंट या अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये एवरेज 23 का आ रहा है, एवरेज 23 या 23.5 का। पहले 6 छोटे सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब 5 बचे। और जो पेपर 3 में जो थर्ड यूनिट है उसमें लिखा हुआ है लो प्लस बिहेवियर, और ये दोनों है 55 नंबर के। कितने नंबर के? 55 नंबर के। और इसमें क्वेश्चन आएंगे 11, 11 गुणा 5, 55, मतलब ये 6 और 5 के रेशियो में आएंगे, 6 क्वेश्चन 5 के रेशियो में। तो अगर 6 क्वेश्चन लो से आते हैं तो 30 नंबर का। इसका मतलब ये है कि जो 5 छोटे सब्जेक्ट है उसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स का है वो है लो। वो क्या है? लो विधि है। ये एक चीज़ और पता चली। तो पेपर, सबसे पहले पेपर्स की बात करी, सिलेबस की बात करी, स्कीम ऑफ एग्जाम्स की बात करी, उसके बाद अपन ने देखा सिलेबस, लो का सिलेबस। उसके बाद में अपन ने ये देखा कि लो कहाँ लिखा हुआ है। तो लो की बात करी तो पेपर 3 में लिखा हुआ है, पेपर 3 की यूनिट 3 में लिखा हुआ है, और लगभग 30 नंबर का है, 30 मार्क्स का। इसमें से 6 क्वेश्चंस कितने नंबर के? 5 मार्क्स के आने के चांसेज है। ये लो। फिर उसके बाद में अपन डिस्कस किया सिलेबस। लो के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ लिखी हुई है वो लिखी हुई है महिलाओं और बच्चों से संबंधित विधिक उपबंध, जिसमें से एक जो है वो तो है पोस एक्ट 2013, एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, एक बच्चों से संबंधित है, एक जो एक्ट है वो बच्चों से संबंधित है जिसे हम कहते हैं पोक्सो एक्ट 2012, 2012। एक जो एक्ट है वो है पेरेंट्स से रिलेटेड जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट 2007। ये 4 एक्ट अलग से। उसके बाद में 3 एक्ट अलग से लिखे हुए हैं, उनको अपन अलग से देखेंगे, जिसमें से है आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005,
फिर है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और थर्ड है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। चार चीज़ें ये, तीन ये। उसके बाद में दो है अपने लैंड लॉज। दो लैंड लॉज की बात करें तो ये जो अपने भूमि विधियां हैं उसकी बात करें तो एक तो लिखा हुआ है आरटी एक्ट, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। और एक लिखा हुआ है एलआर एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। 1956 ये हो गया। और दो चीज़ अपनी लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है न्यू क्रिमिनल लॉज। न्यू क्रिमिनल लॉज, नवीन आपराधिक प्रणाली, नवीन आपराधिक कानून। और उसमें एक चीज़ तो लिखी हुई है, वो है आईपीसी, जो पहले का, या पहले आईपीसी हुआ करता था, अब वर्तमान में है बीएनएस 2023। और दूसरा है बीएनएस 2023, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये आज अपना कंक्लूजन था। इसमें सबसे पहले पेपर्स की बात करी, सिलेबस की बात करी, स्कीम ऑफ एग्जाम्स की बात करी, कुछ ये नई नई चीज़ें आपको जो पता चली होगी। लो पेपर 3 के यूनिट 3 में 30 नंबर का है। इसके अलावा ये आपका है सिलेबस, ये आपका सिलेबस। होपफुली आपको समझ में आया होगा आज की क्लास में। जो भी अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें अगर पता चली है तो इनको नोट डाउन कर लेना। कल से अपन विधिवत रूप से इसको शुरू कर देंगे। कुछ पीवाई क्यों बचे हैं, सोचा था आज ही करवाऊंगा, लेकिन आपके थोड़े से वो कमेंट वगैरह पढ़ने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम हो गया वेस्ट। कल से ऐसा करेंगे नहीं, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और काम की चीज़ें सारी पढ़ लेंगे। नोट्स का मैंने आपको बता दिया, लिखवाने का मैंने आपको बता दिया है, पढ़ने का तरीका आपको जिनको पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता वो पता चल जाएगा। बाकी सब चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, अब ये बता दो समझ में आया कि नहीं आया, या फिर और कुछ इंप्रूवमेंट करना है। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। किसी को कुछ कहना है तो एक बार, 2 मिनट है आपके पास, बता दो। और कोई समस्या है तो। क्लास टाइम आपको टाइम से बता दिया जाएगा, वो मैनेजमेंट का काम है। सर बुक बुक कब तक मिलेगी? ये क्या खुल गया? सर बुक क्या है, बुक कब तक कब मिलेगी? अभी बताया तो था पवन जी। अभी थोड़ी देर पहले तो क्लास शुरू हुई थी, तब यही तो कहा था कि पीडीएफ देंगे, उसमें आप ऐड ऑन कर लेना, बुक में टाइम लगेगा। कल पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे, पुराने जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स है, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है, डिस्कस करेंगे कल। चलो ठीक है फिर, है ना, मेरे हिसाब से कोई डाउट है नहीं विशेष आपका। तो आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलेंगे। और टाइम आपको पहले बता दिया जाएगा किस टाइम क्लास होगी। ठीक है फिर, मेरे हिसाब से टाइम हो गया वैसे। सिलेबस याद कर लेना अच्छे से। सिलेबस से अगर याद है तो फिर पढ़ने का मज़ा है, अगर सिलेबस ही याद नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये 4 एक्ट तो आपके देख लो, फिर से देख लो भाई। सिलेबस में, सिलेबस जब तक याद नहीं होगा तब तक कोई सेंस नहीं है पढ़ने का। पोस एक्ट है, ये है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस। फिर है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, फिर है पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, फिर है मेंटेनेंस एक्ट, फिर है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, फिर है दो लैंड लॉज, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। फिर है दो क्रिमिनल लॉज, वो है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। चलो ठीक है फिर, है ना, ओके। तो थैंक यू सो मच, आपने पेशेंस बनाए रखा। और कल ये सिलेबस याद कर लेना, और कल से अपन पीवाईक्यू और विधिवत रूप से शुरू कर देंगे लोग को। आज कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, वो मैंने बता दी। अब कल से अपन टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।